सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जिसमें हम जीके और जीएस वाला जो रोज एक प्रैक्टिस सेट है, ये हम आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे लेकर आते हैं। तो इस क्लास की अगर हम बात करें तो इससे पहले कुल इसकी 10 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा हुआ है और आपका भी 18 सितंबर को आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम है, तो आप लोग उन 10 क्लासों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उन सभी क्लासों का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर विजिट करेंगे, जो हमारा परीक्षा तक स्टडी चैनल है, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट पर हमने सारे वीडियो वहाँ पर रख दिए हैं, तो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे और आप सभी वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लिया हुआ है। तो आज के हम प्रैक्टिस सेट को डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ इससे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उन सभी को भी हम यहीं पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक जरूरी सूचना दे दें। शायद ये आज आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट है जो आपको मिलने वाला है। इसमें जितने भी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो वो सभी कैंडिडेट आज के इस वीडियो सेशन में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एग्जामिनेशन है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आपके लिए इस प्रकार की जो सीरीज चल रही है जीके, जीएस और हिंदी की, वो हम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में ला सकें, जिसमें आपको कुल 25 क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी में भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम डिस्कशन भी वहाँ पर करने वाले हैं, तो आप लोग ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसको स्टार्ट करते हैं और सीधा आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन नंबर ए है काशी, बी है पाटलिपुत्र, सी है उज्जैन, डी है श्रवणबेलगोला। तो यहाँ पर बात की गई है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सन 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना होने के बाद आपसे पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो चाणक्य थे। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, जिसका जो सीधा अर्थ है वो है राजनीति से। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, तो ये जैन धर्म को मानता था, लेकिन कुछ समय के लिए इसने बौद्ध धर्म को भी अपनाया हुआ था। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु थे। इसके बाद सन 305 ईस्वी में जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध होता है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा कि जो सेल्यूकस निकेटर था, इसके साथ में एक जो मेगस्थनीज था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा हुआ था और मेगस्थनीज ने ही यहाँ पर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ ले जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी है ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जानकारी जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जिसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसको रुद्रदामन ने लिखा हुआ है, इस आपके अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, तो श्रवणबेलगोला अर्थात जो आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इसने अपने जो दिन थे वो अंत के गुजारे थे। ठीक है, पूछ ले इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो वो हुआ था बिंदुसार। कौन हुआ था? बिंदुसार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है गांधी जी का प्रसिद्ध डांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए है स्वदेशी आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सबने अवज्ञा आंदोलन, डी है खिलाफत आंदोलन। तो इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करने से पहले जितने भी आपके आंदोलन दिए गए हैं इनको एक बार हम देख लेते हैं कि इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट को, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट होता है ये 1906 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 1911 ईस्वी तक चलता है। ये आंदोलन इसीलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि सन 1905 में जब बंगाल विभाजन की यहाँ पर घोषणा कर दी जाती है तो वहाँ पर 1905 को ही बंग भंग आंदोलन स्टार्ट होता है। इसके बाद ही 1906 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन यहाँ पर 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन सन 1919 से लेकर 1921 तक चलता है और इसको जो शुरू करने वाले थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, इसके बाद वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो पूछा गया था प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्न में से किससे संबंधित था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो 1930 में ये लागू होता है। इसके तुरंत बाद 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है और ये 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर ही समाप्त होती है। इसके बाद 2-3 पॉइंट आपसे पूछ सकता है दांडी मार्च से। पूछ ले दांडी मार्च जब आपकी स्टार्ट हुई थी तो इसमें कुल कितने अनुयायी थे? तो कुल 78 अनुयायी थे और इसको यूएसए के एक पत्रकार थे बेब मिलर जिसने इसको कवर किया हुआ था इस पूरी यात्रा को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, इसमें पूछ रहा था गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली, बी है A.O. ह्यूम, सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी है सैयद मोहम्मद बहादुर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बात की गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1985 को। कब होती है? 28 दिसंबर 1985 को। इसके बाद पूछ सकता है इसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। इसके बाद पूछेगा इसके समय वायसराय कौन थे? तो वो हो जाएंगे डफरिन। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इसके अधिवेशन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये 1885 को हुआ था। पूछ ले कहाँ पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था। पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने की हुई थी? तो प्रथम जो अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा अधिवेशन स्टार्ट होता है ये सन 1887 ईस्वी में स्टार्ट होता है। पूछ ले ये अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। पूछ सकता है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे जो कि प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जो चौथा अधिवेशन स्टार्ट होता है ये 1888 में स्टार्ट होता है। पूछ सकता है ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने की थी। जॉर्ज यूल प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके बाद 1907 में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। और पूछ ले कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था? तो सूरत में हुआ था। यहीं पर नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। इसके बाद 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर अंबिका चरण मजमूदार करते हैं तब नरम दल और गरम दल एक यहाँ पर मंच पर आ जाते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि 1924 में यहाँ पर जो 40वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो गांधी जी करते हैं। बेलगांव में होता है और गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 2 अधिवेशन आपको और याद रखने हैं। एक 1917 कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो आपके एनी बेसेंट ने की थी। इसके बाद 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की जाती है। ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्षता की बात कर ले तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। इसके बाद पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? तो वो हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू जिन्होंने 1925 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी कानपुर में। चलिए तो इस प्रश्न की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कह रहा है कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे?
ए है शंकराचार्य, बी है रामानुज, सी है रामानंद, डी है रामदास। तो कबीर दास जी जो थे ये धार्मिक नेता के जो शिष्य थे वो थे यहाँ पर रामानंद। कौन थे? रामानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? ए है बुक्का, बी है कृष्णदेव राय, सी है रामदेव राय, डी है हरिहर। तो सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य जो था इसकी जो स्थापना होती है ये 1336 ईस्वी में होती है। पूछ सकता है इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का के जो पिता थे वो थे संगम, इन्हीं के नाम पर इन्होंने संगम वंश चलाया हुआ था। जब ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं इसके बाद जो इन्होंने अपनी राजधानी बनवाई हुई थी वो बनवाई थी हम्पी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था पहले राजा कौन से थे, तो वो हो जाएंगे हरिहर। हरिहर प्रथम ने ही विजयनगर की स्थापना की थी और पहले राजा बने हुए थे। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, लिखा हुआ है कृष्णदेव राय। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। पूछ सकता है विजयनगर के शासक कौन से थे? जो यहाँ पर एक कवि भी थे तो वो कृष्णदेव राय हो जाएंगे, जिन्होंने 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक यहाँ पर विजयनगर के शासक के रूप में यहाँ पर कार्य किया हुआ था। पूछ ले इनका वंश कौन सा था, तो वो हो जाएगा तुलुब। क्या हो जाएगा? तुलुब। इसके बाद पूछ सकता है कि इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी हुई है वो किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा में। उस साहित्य का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आमुक्त मालदा। क्या हो जाएगा? आमुक्त मालदा। और यही कृष्णदेव राय जो थे ये अपने साम्राज्य में रखते थे अष्टदिग्गज। क्या रखते थे? अष्टदिग्गज। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न में मैंने राइट आंसर आपको बता दिया है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिहर। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है सबसे पुरानी स्मृति कौन है? ए है मनु स्मृति, बी है नारद स्मृति, सी है बृहस्पति स्मृति, डी है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो सबसे पुरानी जो स्मृति है वो है मनु स्मृति, जिसको भगवान मनु ने लिखा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए है राजस्थान, बी है कश्मीर, सी है पंजाब, डी है बिहार। तो कल्हड़ के द्वारा जो रचित पुस्तक है राज तरंगिणी, इसका जो संबंध है वो है कश्मीर से। किससे है? कश्मीर से, यानी कि राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है जो कल्हड़ थे ये किसके शासनकाल में वहां पर राज्य कवि थे, तो याद रखना है लोहार वंश के एक राजा थे, राजा हर्ष। इनके ही शासनकाल में कल्हड़ रहते थे। और कल्हड़ ने जो राज तरंगिणी पुस्तक लिखी हुई है इसमें कुल 8 तरंग हैं और लगभग 8000 इसमें श्लोक पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है अजात शत्रु किस वंश का शासक था? ए है मौर्य, बी है नंद, सी है हर्यक, डी है गुप्त। तो यहाँ पर बात की गई है अजात शत्रु की। तो अजात शत्रु सन 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था और इसका जो यहाँ पर वंश था उसका नाम था हर्यक वंश। पूछ सकता है अजात शत्रु का उपनाम क्या था, तो हो जाएगा यहाँ पर कुड़िक। क्या हो जाएगा? कुड़िक, ठीक है। अजात शत्रु का धर्म आपसे पूछ सकता है, तो पहले इसने जैन धर्म को अपनाया हुआ था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजात शत्रु का मंत्री का नाम आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है जो वर्षकार था वो अजात शत्रु का यहाँ पर मंत्री था, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया था किस वंश का शासक था, तो हो जाएगा हर्यक वंश। अब जो अन्य आपके ऑप्शन दिए गए इनको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में पहले ही हमने आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता देते हैं। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है, क्योंकि इन्होंने जो नंद वंश के शासक घनानंद थे इनको हराकर यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की हुई थी। बी है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई थी। अंतिम शासक था इसका ये घनानंद। मौर्य वंश का पूछ ले तो बृहद्रथ हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की जो स्थापना होती है ये 240 ईसा पूर्व में होती है। पूछ ले किसके द्वारा होती है, तो श्री गुप्त के द्वारा की जाती है और इसी गुप्त वंश को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी
कहा जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजाति नेता कौन था? ए है जदोनांग, बी है रानी गैडिनल्यू, सी है अल्लूरी सीतारामराजू, डी है ठक्कर बापा। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला जो पहला जनजाति नेता था वो था जदोनांग। कौन था? जदोनांग। यह मणिपुर का निवासी था। यह एक जनजाति का नेता था। पूछ ले किस जनजाति का नेता था? तो याद रखना है रोगमेई नागा जो जनजाति है उसका नेता था आपका जदोजंग। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर आपका 9 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, अल्लूरी सीतारामराजू 1939 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े हुए थे, जिनको यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने हराया हुआ था। ठीक है, इसके बाद बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है भगत सिंह और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जिसे जाना जाता है वो है श्री वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात की जाए तो 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म होता है और 1947 से लेकर 1950 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे हुए थे और इन्हीं की बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी में केवड़िया तट पर है। पूछ ले इसकी ऊंचाई क्या है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी वो किसने दी थी? ए है महात्मा गांधी, बी है लाला लाजपत राय, सी है पंडित नेहरू, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दी हुई थी ये महात्मा गांधी जी ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात की गई है रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। 1915 ईस्वी में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इस नाइटहुड की उपाधि को जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इससे दुखद होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार इनको 1913 ईस्वी में इनकी जो एक साहित्य है गीतांजलि, इस पर इनको मिला हुआ था और एशिया में सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? ऑप्शन नंबर ए है 1939, बी है 1940, सी है 1941 और डी है 1942। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया हुआ था ये 22 मार्च 1942 को आया हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसको भारतीयों द्वारा खारिज कर दिया गया था क्रिप्स मिशन को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है लॉर्ड रिपन को, यहाँ पर लॉर्ड आप लोग नहीं कह सकते हैं, कहिएगा रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? ए है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी है गणेश शंकर विद्यार्थी, सी है जेम्स लॉयल, डी है लाला लाजपत राय। तो रिपन को भारत का उद्धारक जो कहा गया है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बात की जाए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में तो इनको द लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जो द लेडी विद द लैंप उपनाम है वो किसका है? तो याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है। और इन्हीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग आंदोलन भी चलाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि पेशे से ये एक नर्स थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में ही हुई थी? ए है यहाँ पर सबसे पहले लॉर्ड आप लोग कैंसिल करिएगा। ए है हार्डिंग, बी है नॉर्थ ब्रुक, सी है एलन बोरो, डी लिखा हुआ है मेयो। तो यहाँ पर वह वायसराय था जिसकी हत्या भारत में हुई थी वो था मेयो, जिसकी हत्या एक अफगान ने कर दी थी। अब एक बार हम सभी के शासनकाल देख लेते हैं कि कौन सा किस वर्ष तक भारत में रहा था। सबसे पहले हार्डिंग की बात करते हैं। तो हार्डिंग
जो भारत में यहाँ पर आया हुआ था, हार्डिंग आया हुआ था 1844 में। कब आया हुआ था? 1844 में। 1844 में भारत आया और 1848 तक ये भारत में रहा था, और इसी के ही आपके शासनकाल में नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखेंगे, एलन बेरो लिखा हुआ है। एलन बोरो की बात की जाए तो 1842 में भारत आया हुआ था, 1844 तक भारत में रहा था, और इसी ने ही दास प्रथा को भी समाप्त किया हुआ था, और इसके समय में ही 1843 में रविवार का जो अवकाश है वो भी यहाँ पर घोषित किया गया था। इसके बाद डी देखेंगे, मेयो लिखा हुआ है। तो मेयो 1869 ईस्वी में भारत आया हुआ था, 1872 तक रहा था, और इसी के ही समय में प्रथम जनगणना 1872 में स्टार्ट हुई थी, और इसको ही अफगान ने एक चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संपादक कौन है? ए है राजा राम मोहन राय, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है बालकृष्ण भट्ट। तो समाचार पत्र संवाद कौमुदी जो है इसको संपादित जो किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, लिखा हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनकी जो सबसे बड़ी कृति है वो है सोम प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां देखते हैं तो आपका हो जाएगा विदर इंडिया, साथ ही साथ गीतांजलि जिसके लिए नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला। इसके बाद घरे बहारे, इसके बाद गोरा और विश्व भारती, ये सभी कृतियां आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की याद रखनी है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, एक आपकी इनकी कृति होगी विदर इंडिया, दूसरी गीतांजलि, तीसरी है घरे बहारे, डी आपकी चौथी है गोरा, और आपकी 5th नंबर की है विश्व भारती। ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? ए है तेलंगाना, बी है मालाबार, सी है मराठवाड़ा, डी है विदर्भ। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था ये आपका हुआ था 1921 ईस्वी में, और ये हुआ था मालाबार के तट पर अर्थात केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है 16 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के ही नागरिकों के लिए है? ए है समानता का अधिकार, बी है अभिव्यक्ति का अधिकार, सी है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मूल अधिकार में से जो आपका है यहाँ पर आप लोग देखिएगा, समानता का अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं जितने भी अधिकार आपके दिए गए हैं कौन सा अधिकार किस आर्टिकल नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक जो है वो आपका समानता का अधिकार है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 देखते हैं तो विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 15 भेदभाव से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल भी याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर बी है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर जो 19 है इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार जो है इससे संबंधित बात कही गई है। सी में देखेंगे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके लिए आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 21। डी देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता है। तो धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर आपके 25 क्लोज फर्स्ट में आपका दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अब आप लोग लाइक कर सकते हैं, और जितना भी आप लोग स्कोर अटेम्प्ट करते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि अगर आप भी CISF फायरमैन कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका भी एग्ज़ाम है, और आप इस प्रकार की जो सीरीज है जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन हो सके
एक आपका क्विकली रिवीजन हो सके, एक प्रैक्टिस सेट के साथ में आप डेली इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आपका है तो आपके लिए निश्चित तौर पर हम सीरीज लाएंगे, और जैसा इस पूरे सीरीज में हमने क्विकली रिवीजन आपका करवाया हुआ है उस सीरीज में भी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ जो भी स्कोर आप इससे प्रैक्टिस सेट में करते हैं इसके बारे में भी बताइएगा। चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ए है पंडित सुंदरलाल, बी है पंडित जुगल किशोर, सी है पंडित अमृतलाल, डी है मोतीलाल नेहरू। तो कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड जो आपका अखबार था, सबसे पहले याद रखना है ये कब प्रकाशित हुआ था। तो ये अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। किसने प्रकाशित किया था? तो जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है अशोक महान, डी है समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के शुरुआत में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में बात की जाए तो सन 335 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा हुआ था, और इसने जो उपाधि ले रखी थी आपको याद रखना है, भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमांक, ये उपाधि ले रखी थी। इसको भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है क्योंकि इसने आर्याव्रत के 9 राजा और दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को हराया हुआ था। ठीक है, और बात की जाए इसके दरबारी कवि की तो वो हो जाएंगे हरिसेन। कौन हो जाएंगे? हरिसेन। हरिसेन ने ही इलाहाबाद का जो प्रशस्ति का लेख है वो लिखवाया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है ये एक संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी का होना ऐसे पता चलता है क्योंकि जो सिक्के चलवाए हुए थे वो सिक्के इसने अपने खुद का बीड़ा बजाते हुए उसमें प्रकट किया हुआ था। इससे पता चलता है कि ये एक संगीत प्रेमी था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 19 के लिए। एक आपका यहाँ पर पॉइंट बचता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसको भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे ये यहाँ पर गुप्त वंश के सम्राट हुए हैं जो 380 ईसा पूर्व में यहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए थे, और इन्होंने ले रखी थी विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में फायान, जिसकी जो पुस्तक है फाकू की, भारत आया हुआ था। ठीक है, भारत किस लिए आया हुआ था? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा को पढ़ने आया हुआ था, और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के भी चलवाए हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए है माधवराव सिंधिया, बी है बाजीराव सिंधिया, सी है महादजी सिंधिया, डी है जीवाजी राव सिंधिया। तो आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर यहाँ पर देना है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ए है लॉर्ड रिपन, यहाँ पर लॉर्ड को अलग करेगा, ए है रिपन, बी है ए ओ ह्यूम, सी है बेबेल, डी है जॉन स्ट्रेची। तो शिमला का सन्यासी जो कहा जाता है वो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। ए ओ ह्यूम जो थे इन्होंने ही 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है उसकी अध्यक्षता की जाती है, और प्रथम ये आयरलैंड के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन ये और है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। एक आपका है क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? ए है कंट्री बिफोर मी, बी है नॉन स्टॉप सर्विस, सी है सर्विस बिफोर सेल्फ, डी है सर्विस फॉर कमीशन। ये आपके लिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपके लिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। तो आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट था ये हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। आशा करूँगा आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।